सो आज लीगल एप्टीट्यूड चलाएंगे बच्चों। मेरा क्वेश्चन है, टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन का शुरू करने से पहले थोड़ा डिस्कशन। द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया, अनन्या, सबको मालूम है तो? महात्मा गांधी। निक नेम ऑफ महात्मा गांधी? बापू। बापू जी। तो बिल्कुल ठीक बोला है बच्चों। निक नेम ऑफ महात्मा गांधी, बापू जी। पूरा नाम कोई बताएगा? मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। और जब इंडिया की बात चल रही है फादर ऑफ नेशन की, तो भैया पाकिस्तान का भी बता दो। मेरा क्वेश्चन अब की बार मोहम्मद अवध हाँ, अवध अरे अच्छा, अभिषेक बताएगा। चलो, फादर ऑफ नेशन इन पाकिस्तान, अभिषेक। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम भी कहा जाता है उन्हें पाकिस्तान में, और बाबाए आजम भी कहा जाता है। आए ना, रिपीट करो मैंने क्या कहा है। कायदे आजम, और बाबा ए आजम। बाबाए आदम भी बाबाए आजम भी कहा जाता है। किन्हें? नाम बता। मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना। वहाँ के देश की जो करेंसी है उसमें उन्हीं की फोटो होती है। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं जी। तो अब की बार आयना बता रही है फादर ऑफ नेशन इन बांग्लादेश। आयना, पूरी क्लास। सर उनका कुछ शेख हाँ कुछ हाँ, है। शेख मुजबिर रहमान। रहमान। शेख मुजबिर रहमान। अरे बांग्लादेश कब इंडिपेंडेंट कंट्री बना? मुझे ईयर चाहिए पूरी क्लास। 1971। 1971। एंड फादर ऑफ द नेशन इन बांग्लादेश शेख मुजबिर रहमान। आजकल इनकी बेटी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर। आयना, नाम मुक्ति बताओ। वाहिनी। अभिषेक बोलो। मुक्ति वाहिनी। नहीं, अरे मुक्ति वाहिनी तो एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। मैं प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछ रहा हूँ बच्चों। मुक्ति वाहिनी तो वो संगठन है जिसने बांग्लादेश को आजाद कराया। तो बात हो रही है शेख मुजबिर रहमान की बेटी आजकल बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। मैं नाम पूछ रहा हूँ प्राइम सर शेख मिनिस्टर। हसीना। शेख हसीना। आयना क्या बोला है? शेख हसीना। शेख हसीना। तो एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। कुशाग्र, फादर ऑफ द नेशन इन बांग्लादेश। कुशाग्र, कुशाग्र बोलो। शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। अनन्या बोल रही है द फादर ऑफ नेशन इन पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, बढ़िया। और इंडिया की बात, अच्छा कुछ बातें और जोड़ लेते हैं। इंडिया में अभी अभी याद करा आपने फादर ऑफ नेशन इन इंडिया, अनन्या। महात्मा गांधी। बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी। पूरी क्लास, ईयर चाहिए मुझे तारीख के साथ। तारीख सारे बताओगे। 2 अक्टूबर के बाद की बात बोलो। 1860। 1869। क्या बढ़िया बात है। 2 अक्टूबर 1869, बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर हर साल सेलिब्रेट करते हैं हम। तो भैया जब महात्मा गांधी का बर्थडे आपने याद कर लिया है, तो भैया डेथ की तारीख भी बता दो पूरी क्लास। जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 बाय नाथूराम। गोडसे। नाथूराम गोडसे। हरिजन की बस्ती में रहते थे, तो ऑटोमेटिक रिवॉल्वर से गोली मारी थी। और आखिरी शब्द क्या थे? राम। हे हे राम। राम। हे राम। तो वापस आ जाते हैं जी। सो लीगल एप्टीट्यूड, एक एक करके फैक्ट्स आपके लिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पीछे डिस्कशन भी करा था, बट याद नहीं रहता। आप कह रहे थे लिखा हुआ मिल जाए, तो डाटा लिखा है आपके लिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले हम अपने संविधान की बात करते हैं। फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आइडिया था कि हमारा देश एक संविधान लिखे, उसके अकॉर्डिंग हमारा देश चले, तो ये आइडिया किसने दिया? एम एन रॉय। जो भी बातें याद करने लायक वो आपके लिए पॉइंट वाइज मैंने यहाँ बनाई है, याद करने का काम। जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, किसने दिया? एम एन रॉय ने। और इस आइडिया के बाद संविधान को बनाने के लिए एक असेंबली,
असेंबली का गठन हुआ, एक समिति का गठन हुआ, 300 से ज़्यादा मेंबर्स थे इसमें, तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई। ये असेंबली कब बनाई गई? 16 मई 1946। आज़ादी से पहले ही हमें पता चल गया था कि देश आज़ाद होने वाला है, और तरह तरह के ब्रिटेन से, यूके से कमीशन आ रहे थे, और वो बता रहे थे, प्रपोजल लेके आ रहे थे कि देश की आज़ादी हम इस तरीके से करना चाहेंगे, आर यू एक्सेप्टेड? तो वो तरह तरह के जो प्रपोजल आ रहे थे, उसके बीच में चर्चाएं चल रही थी, और हम कह रहे थे बंटवारे के साथ आज़ादी मिले वगैरह वगैरह। तो पहले से ही पता चल गया था कि हमारी आज़ादी डिक्लेयर होने वाली है। तो हम लोगों ने देश कैसे चलाएंगे उसके लिए संविधान बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। आइडिया किसने दिया? एम एन रॉय ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी, मोर देन 300 मेंबर्स 1946 में। और इस असेंबली में प्रेसिडेंट की पोस्ट पर किसको रखा? मैंने याद कराया था पीछे, बट वो बात यादें ना रही हो तो मैंने पॉइंट वाइज रखा है। बिल्कुल बढ़िया, देखो अभिषेक को याद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और उसमें एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद अब इनका काम था डिसीजन लेना कि कैसे संविधान बनाया जाए। तो इन्होंने 7 मेंबर्स ड्राफ्टिंग कमेटी, उन 300 मेंबर्स में से 7 मेंबर्स को चुना, 7 मेंबर्स को चुना, जिसको बोला गया ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र, हाँ बोलो जी। सर एक दूसरा डिवाइस अभिषेक कुमार सेंटर अच्छा, होना चाह रहा है, उसे ठीक। यहाँ से कर रहा हूँ। तो आप भी अभिषेक, अच्छा अभिषेक मिश्रा आइए। नहीं, मैं लीव कर रहा हूँ सर यहाँ अच्छा से। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी। अभिषेक आ गया? यस सर। हाँ वो ठीक है जी, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ये ड्राफ्टिंग कमेटी का चयन किसने करा था? प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनन्या, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इन्हों को जिम्मेदारी दी गई 7 मेंबर्स को संविधान लिखने की। इसी वजह से कहा जाता है, जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आए ना, याद हो गया? यस सर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग के लिए मैंने बातें बता दी। आइडिया, आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एम एन रॉय। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश कब हो रही है? 16 मई 1946, आज़ादी से पहले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जा रही है, जिसके चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज़ादी से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिनको उन्होंने नाम दिया दलित, और दलित के लीडर थे। तो इन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया। क्या? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जीके का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कुछ और फैक्ट्स जो एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहली बात याद करा चुका हूं, लिखा हुआ भी दे रहा हूं, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में। वेरी इंपॉर्टेंट। अरे चारों ऑप्शन में 2 साल 11 महीने तो लिखा ही होगा, दिनों में फर्क करेगा वो, और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। संविधान को बनाने में कितना समय लग रहा है? 2 साल 11 महीने 18 दिन। आए ना, रिपीट। 2 years 11 months and 18 days। और संविधान बनके कब तैयार हो गया है? ये तारीख याद कर लो, 26 नवंबर। कहानी सुना चुका हूं मैं, 26 नवंबर 1949। लेकिन संविधान बनके तैयार हो गया, इस तारीख को इन्फोर्स ही नहीं किया गया हिंदुस्तान में। इसका हिस्टोरिकल हैपनिंग मैं बता चुका हूं। देखो मैंने डाटा आपके लिए यहाँ मेंशन कर दिया है। इन 1929 इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्वेश्चन चल रहा है, आए ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हिंदुस्तान में कब हुआ? मुझे ईयर चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी। 49 है जी, दोबारा बोलना। 1949। अरे 1949, आजादी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रही है, ये गड़बड़ क्यों हो रही है? अरे अनन्या, 55। 1885। बढ़िया। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था। फाउंडर अरे किसने बनवाया था? ह्यूम्स। ए.ओ. ह्यूम्स। और जब ये आईएनसी में हिंदुस्तान के सारे प्रोमिनेंट लीडर्स को बुलाया गया, इलेक्शन हुआ, और उसमें पहला प्रेसिडेंट आईएनसी का चुना गया। कौन था अनन्या? W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी। और ये पहली बैठक कहाँ हुई थी? सारे प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इंडिया। संस्कृत तेजपाल पाठशाला। पूना इन महाराष्ट्र। तो हर साल सारे प्रोमिनेंट लीडर्स हिंदुस्तान में किसी एक जगह पर इकट्ठे होते, इलेक्शन होता,
एक आदमी को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता, एजेंडा फिक्स करते पूरे साल क्या क्या काम करेंगे, तो ये कार्यक्रम रहता था आईएनसी का। तो 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक हुई, सारे प्रोमिनेंट लीडर इकट्ठे हुए, पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट की पोस्ट पर इलेक्ट किया गया। और इलेक्ट होते ही बच्चों ये घटना 1929 नवंबर दिसंबर की है, जब आईएनसी का सेशन चल रहा है। और अगले अगले अगला साल 1930 जनवरी 26 तारीख लाहौर में रावी नदी, कहानी सुनाई थी मैंने, लाहौर में रावी नदी के तट पर हमने ट्राई कलर फ्लैग फहराया था और पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया था। डिमांड करी थी पूर्ण स्वराज। आज से हम अपने आप को आज़ाद मानते हैं। तो ये 26 जनवरी का दिन हिस्टोरिकल हैपनिंग यादगार बनाने के लिए हमने इसी दिन को चुना अपने संविधान को लागू करने के लिए 1950। तो 26 जनवरी 1950 हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। एक और बात यहाँ याद कर लो, ये मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात लिख दी है। 1929 लाहौर का सेशन आईएनसी का, पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट की पोस्ट पर हो रहे हैं इलेक्ट, और उन्होंने 26 जनवरी 1930 को ट्राई कलर फ्लैग और पूर्ण स्वराज की डिमांड कर दी थी। यहाँ पर हमारे देश का नेशनल फ्लैग सबको मालूम है, ये फ्लैग हमारा कब हिंदुस्तान में एक्सेप्ट हो रहा है, 22 जुलाई 1947। और ये नेशनल फ्लैग का डिजाइन किसने तैयार करा था, ये जीके का क्वेश्चन है। अभिषेक बताएगा। सर वहाँ लिखा हुआ है पिंगाली विनाक्य। पिंगाली वेंकैया, ये याद कर लो। हमारा जो नेशनल फ्लैग है इसका डिजाइन किसने तैयार करा था अनन्या? पिंगाली वेंकैया। रिपीट, पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया। तारीख नॉर्मली पेपर में कभी आई नहीं है। नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड इन इंडिया, इसकी डिजाइनिंग किसने करी थी? ट्राई कलर है बीच में, अरे वो जो चक्र बना हुआ है उसमें कलर कौन सा होता है, कलर बताओ जल्दी से। ब्लू कलर। ब्लू कलर। कितनी स्पोक्स, कितनी डंडियां होती हैं? 24 स्पोक्स होती हैं, याद रखना। तो वेंकाली पिंगाली वेंकैया। दोबारा बोलेगा, कौन बोलेगा? आए ना, दोबारा बोलो। डिजाइन ऑफ पिंगाली वेंकैया। वेंकैया सामने विजिबल है नाम, आए ना? हाँ जी। तो बात आगे चला रहे हैं। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, और हमने उसे 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट कर दिया पूरे देश में। पूरे देश में यहाँ इम्प्लीमेंट होते ही प्रेसिडेंट की पोस्ट आ गई है और गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म हो गई है। तो याद करा दो, हिंदुस्तान का पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया आसिफ, जनरल माउंटबेटन। युवराज बोल रहा है, लॉर्ड माउंटबेटन। और अब बता दो, हिंदुस्तान का पहला इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, युवराज। ये नहीं पता। ए भाई बताया तो है आसिफ। हिना। सर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और यहाँ ये पोस्ट खत्म हो रही है और अब प्रेसिडेंट की पोस्ट आ रही है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की बातें और बताते हैं। ये जो सर, हाँ बोलो जी। ये 26 जनवरी का जो डेट है ये लाला लाजपत राय से कनेक्टेड नहीं है? कौन सी तारीख? 26 जनवरी को जो हम हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बनाते हैं, ये लाला लाजपत राय से नहीं। हिस्टोरिकल हैपनिंग आईएनएसए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू, और आज वो देश के प्रधान, जब ये बात इंप्लीमेंट हो रही है तो उस वक्त वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो उन्होंने वो तारीख चुनी जो हिस्टोरिकल हैपनिंग हमेशा के लिए यादगार हो जाए, मेमोरेबल हो जाए। तो उन्होंने 26 जनवरी का वेट करा और देश का कानून, संविधान इंप्लीमेंट करा दिया। हाँ युवराज। बे एक और इवेंट हुआ था ना, ऐसा शायद कलकत्ता की साइड में, पता नहीं कहाँ पे, मतलब ऐसे ही कुछ था। वो सेम डेट पे हुआ था, अलग डेट पे? कौन सा इवेंट? अब इवेंट बताओ, इवेंट क्या कहना चाह रहे हो आप? मुझे वो याद नहीं भैया। मैंने चैप्टर पढ़ा था उसका हिंदी के अंदर। नहीं, अब देखो इवेंट कौन सा, ये कैसे पता चलेगा? ये उसके अंदर नहीं आ रहा भैया वो। कोई बात नहीं, हिंट तो देना पड़ेगा ना, तो आइडिया दिया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात आगे करते हैं बच्चों, सीधे याद करो। तो जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, मैंने उसमें बताया था कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए। पैराग्राफ्स को आर्टिकल बोलते हैं, चैप्टर्स को शेड्यूल बोलते हैं। चैप्टर्स को यहाँ शेड्यूल, आइडियोलॉजी दे रहा हूँ। तो ओरिजिनली 8 शेड्यूल, 22 पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स। आइए ना रिपीट करें, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल, कितने पार्ट और कितने आर्टिकल? Sir, 395 articles, 22 parts and 8 schedules.
8 शेड्यूल्स। वक्त बदलने के बाद समय समय पर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे। अरे उस जमाने पे जो जरूरत थी समाज की वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए। समय बदलने के साथ साथ सोसाइटी की नीड्स बदली हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आए हैं, लोगों की सोच बदल गई है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए। और ये अमेंडमेंट्स के बाद एट प्रेजेंट हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल से मैंने लिख दिया। अरे पेपर में चेक करना, वो बात जो पूछेगा ना शेड्यूल की, वो ओरिजिनली पूछ रहा है या एट प्रेजेंट पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जवाब देना है। तो एट प्रेजेंट हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, पहले 8 थे, 25 पार्ट हैं, और आर्टिकल 465 समय के साथ साथ ये बढ़ते जा रहे हैं बच्चों। तो ये आज के लिए हम याद कर रहे हैं। भैया हाँ युवराज। भैया लाल चौक से रिलेटेड था वो। अरे लाल चौक तो कश्मीर की बात है भैया, तुम कैलकाटा की बात कर रहे हो। लाल चौक तो कश्मीर श्रीनगर के अंदर है युवराज, लाल चौक कश्मीर में। भैया गलत बताया, जिस मुंह से गलत बताया। हाँ तो लाल चौक अगर आप बोल रहे हो तो कहाँ पर है ये? श्रीनगर में, जहाँ हम ट्राई कलर फ्लैग हर बार लहराते हैं, झगड़े होते हैं वगैरह वगैरह। डिबेट का क्वेश्चन है अपने आप में। लाल चौक फेमस प्लेस इन श्रीनगर कश्मीर। तो वापस आते हैं जी। तो यहाँ पर ओरिजिनली 395 आर्टिकल से अभी एट प्रेजेंट कितने हैं? 465 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स आए ना। रिपीट, एट प्रेजेंट 465 articles, 25 parts and 12 schedules. ये इंपॉर्टेंट बात है जी, याद करने वाली। और पेपर में चेक करके लिखना वो एट प्रेजेंट वाली मांग रहा है या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की मांग रहा है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स, बट एट प्रेजेंट 465 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स आए ना। आजकल क्या है, कितने शेड्यूल, कितने पार्ट्स, कितने आर्टिकल्स? Sir, 465 articles, 25 parts and 12 schedules. शेड्यूल्स। तो इन सब के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, किस शेड्यूल में क्या बात लिखी गई है, यानी कौन से चैप्टर में क्या बात लिखी गई है। फिलहाल हम याद करना चाह रहे हैं बोरोड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान को लिखा गया बल्किएस्ट अरे पहली बात तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरी बात पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात है, हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने सबसे बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था वो 1935 था। GOI 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वो कॉन्स्टिट्यूशन हमने, वो एक्ट एज इट इज कॉपी कर रखा है अपने यहाँ, जो अप्रोक्सीमेट 50% एरिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अंग्रेजों के बनाए हुए नियम को ही हम आज कैरी करके चल रहे हैं। तो हमने पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। हमने का मतलब हमारे 7 मेंबर्स ड्राफ्टिंग कमेटी ने पूरी दुनिया की सारी बातों को पढ़ा, और जो जो बेस्ट उन्हें जहाँ जहाँ से लगा वो उन्होंने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कैरी कर लिया। तो आपको याद करना है बोरोड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनन्या बात समझ में आ रही है? कौन कौन सी बातें हमने कौन सी कंट्री से कैरी करी है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में? अनन्या। Yes, sir. तो भैया कुछ इंपॉर्टेंट जो पेपर में आती हैं की चर्चा। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो बोरोड फीचर। यूके से हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कैरी करा? हमारे देश का पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये जो संसद है हमारी, ये फीचर्स हमने कहाँ से कैरी करे? यही पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके का है, तो यूके से कैरी करा। बाई कैमरल सिस्टम होता है, यानी पार्लियामेंट क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। याद कर लो, लोअर हाउस बोले तो लोकसभा, पीछे याद कराया था, एंड अपर हाउस बोले तो राज्यसभा। तो ये बाय कैमरल सिस्टम है पार्लियामेंट का, ये यूके से आ रहा है। अरे कैग की मैंने बचपन में फुल फॉर्म बताई थी, जल्दी बताओ कौन बता रहा है? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भैया ये कौन है? ऑडिटर ऑफ जर्नल, जो हमारे देश की सरकार खर्चा करती है, सबसे ज़्यादा खर्चा किसी भी देश में वहाँ की सरकार करती है, तो उसका हिसाब किताब कौन चेक करता है? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में पीछे कुछ सरकारें गिर गई क्योंकि एलिगेशन लग गए। ये एलिगेशंस, करप्शन चार्जेस कैग ने लगाए थे, और इनका डाटा पब्लिसाइज हो गया, जनता के बीच में आ गया कि कोयले का घोटाला और ये कम्युनिकेशन में करोड़ों रुपए का घोटाला, जिसके चलते इलेक्शन में सरकारों को सीट ही नहीं मिली। तो ये कैसे अनाउंसमेंट हो रहा है? ये कैग के द्वारा हो रहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ही ना बात समझ में आई? यस सर। तो ये कैग की पोस्ट हम कहाँ से लेके आ रहे हैं? यूके से हमने कैरी करा है ये बोरोड फीचर, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। पूरे हिंदुस्तान में आदमी किसी भी स्टेट में रहे,
एक्सेप्ट जे एंड के। अरे जे एंड के की बात अभी थोड़ी देर में करेंगे। एक्सेप्ट जे एंड के, पूरे हिंदुस्तान में। मेरा क्वेश्चन है, अरे गौरव, हिंदुस्तान में एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज? गौरव नागिया, बीच में कोई और नहीं बोलना, So सबको 28 states and 9 UT. बढ़िया बोल रहा है, बढ़िया बोल रहा है। तो कितनी स्टेट्स एंड यूटीज है? चिराग गुप्ता दोबारा बोलो। So 28 states, 9 union territory. तो सबको याद है 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। तो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी यूटी स्टेट में रहो, आप अपने आप को मराठा बोल सकते हो, अपने आप को, अरे किसी भी स्टेट में रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, लेकिन राइट एक ही है आपके पास कि यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सिंगल सिटीजनशिप का राइट मिला है, एक्सेप्ट जेएनके। जेएनके में आर्टिकल 370 बोले तो स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू। हाँ, इंडिया में 28 थोड़ी ना 29 स्टेट्स हैं। क्या दोबारा है? 29 बोल रहा है बच्चा। अभिषेक दोबारा बोलो। हाँ सर, 29 स्टेट है, तेलंगाना बन गया ना। ए भगवान, अरे तेलंगाना बनने के बाद 29 थी, अब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट नहीं रहा 2019। तो अभी तो स्टेटूट डिस्कस हो रहा है ना सर, वो तो बन ही जाएगा। हे भगवान, डिस्कस नहीं हो रहा, कानून बन चुका है। अरे जम्मू एंड कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए, स्टेट का काम खत्म करा, 28 हो गई। और उसकी जगह, अरे पहले तो फिर 7 यूटी थे। अगर आप 29 बोलो तो यूटी तो 7 बोलो, अभिषेक बाबा। हाँ, ये कह सकते हैं। तो 28 और 8 यूनियन टेरिटरी बोलेंगे ना फिर। गड़बड़ बच्चे, जम्मू एंड कश्मीर के 2 यूटी बनाए हैं, एक लद्दाख, एक जेएनके। 2 यूटी है, एक यूटी नहीं बनाया, अभिषेक बाबा। तो कैसे बोलेंगे सर 28 स्टेट्स? बोल तो रहा हूं मैं, पहले बात सुनो। हिंदुस्तान में जो अभिषेक को बात याद आ रही है पुरानी है, पुराना पेपर में आएगा नहीं, तब था 29 स्टेट्स एंड 7 यूटीज। 2019 की बात कर रहा हूं, 2019। स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 जेएनके का कैंसिल कर दिया गया। अरे कई कानून एक साथ चेंज हुए थे। पहली बात आर्टिकल 370, पहले आर्टिकल 370 की बात करते हैं जी। आर्टिकल 370 कहता है जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले लोगों को डुअल सिटीजनशिप मिलेगी। नंबर 1, बाय लॉ वो अपने आप को कश्मीरी बोलेंगे। नंबर 2 वो बोलेंगे सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 कहता है जम्मू एंड कश्मीर का अपना संविधान होगा, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बहुत सारी बातें मैं कुछ मेन बोल रहा हूं, उनका अपना अलग झंडा होगा। अरे बात समझ में आती है मेरी अभिषेक? यस सर, 2 झंडे थे। अपना अलग झंडा होगा, अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, डुअल सिटीजनशिप का राइट होगा। वहां पर हिंदुस्तान का बाकी कोई भी आदमी जाके कोई लैंड परचेज नहीं कर सकता, ऑनरशिप राइट नहीं कर सकता, फैक्ट्रियां नहीं लगा सकता। तो वो आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैंसलेशन हो गया। कब? ईयर बता दो जल्दी से, भी मैंने याद कराया है, ये इंपॉर्टेंट है पेपर में। अरे ईयर अभी बताया अनन्या। 2019। 2019. पहला इन्होंने स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 खत्म करा, उसके साथ साथ बहुत सारे और कानून इंप्लीमेंट कर दिए। बाकी दूसरा का क्या करा इन्होंने? बाउंड्री का सिस्टम चेंज कर दिया। जेएंडके एक स्टेट था, स्टेट का काम कैंसल, उसको स्टेट खत्म कर दिया और क्या बना दिया? और फिर यूटी बना दिया, और यूटी बनाते हुए भी बाउंड्रीज चेंज कर दी। बाउंड्रीज चेंज कर दी, 2 यूटी बना दी, लद्दाख अलग और जेएंडके अलग। तो एक स्टेट हो गई कम और 2 यूटी जुड़ गई, जिससे अब हिंदुस्तान में कितनी स्टेट्स हैं? जल्दी बोलो अभिषेक। 28 स्टेट्स। और यूटी कितनी हो गई 2 जुड़ने के बाद? 8। ए भाई 7 यूटी में 2 यूटी जुड़ रही है, 2 बच्चे। हाँ 9 हो गए फिर। अरे 9 हो गए, ये गड़बड़ क्यों कर रहे हो? एक स्टेट कम हो रही है तो एक यूटी नहीं बना, 2 यूटी बन रहा है बच्चे। एक लद्दाख बना है और एक जम्मू एंड कश्मीर बनाया। तो कुल मिला के सरकार का ये कहना था कि वहाँ का सिस्टम, वहाँ क्या है, दूसरी कंट्रियों के द्वारा सपोर्ट की जा रही है, फंडिंग करी, बड़े सारे कारण हैं जिसकी चर्चा, चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है ना, इसलिए चीज़ें कुछ
नहीं बोली जा सकती। तो वो दूसरी कंट्रियों से फंडिंग आती है, टेररिज्म बहुत ज़्यादा, कभी डेवलपमेंट नहीं हो पाई बहुत बढ़िया, तो वो हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों के बराबर डेवलपमेंट की जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट लाई जा, एजुकेशन पॉलिसी। अरे कोई भी हिंदुस्तान का कानून वहाँ जाता ही नहीं था, इम्प्लीमेंट ही नहीं होता था, सब्सिडी नहीं मिलती थी। तो वो इतनी सारी बातें हैं जो वहाँ ट्रांसफर ही नहीं हो पाती थी, ड्यू टू आर्टिकल 370 वो खत्म कर दिया। दूसरी बात, वहाँ के टेररिज्म सिस्टम है उसको ख़त्म करने के लिए, फॉरेन कंट्री से जो वहाँ पर फंडिंग आ रही है उसको रोकने के लिए उन्होंने स्टेट का दर्जा ख़त्म कर दिया। अरे स्टेट में अपनी ज़्यादा पावर्स होती है यूनानिमसली स्टेट गवर्नमेंट की, तो उन्होंने यूटी बना दिया ताकि, अरे यूटी बोले तो इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय द सेंटर। अरे जल्दी जल्दी बोलते जाओ, यस और नो समझ में आ रहा है अभिषेक? यस सर, डायरेक्टली कंट्रोल बाय सेंटर। डायरेक्टली कंट्रोल बाय द सेंटर। और कुल मिला के वो ये कहना चाह रहे हैं कि सेंटर से कंट्रोल करेंगे सारी पुलिस आर्मी। अरे स्टेट की पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है, यूटी की पुलिस सेंटर के हाथ में होती है, तो सेंट्रल कंट्रोल कर रही है ताकि वहाँ के टेररिज्म को ख़त्म किया जा सके, वहाँ के फंडिंग के नेक्सस को ख़त्म किया जा सके। और जब ये बोला गया उसी वक्त वहाँ उसके साथ क्लॉज लिख दी गई कि ये यूटी का जो प्रोविज़न है ये टेम्परेरी है, ये तब तक है जब तक ये टेररिज्म, आतंकवाद और ये फंडिंग ये और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला खेल बढ़िया नहीं हो जाता। टेररिज्म खत्म हो जाए, ब्लैक मनी का काम खत्म हो जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट नहीं हो जाता, वहाँ के लोग हिंदुस्तान के बाकी स्टेट के कंपैरिजन में इक्वल नहीं आ जाते। और जब ऐसा आ जाएगा तो ये यूटी वाला खेल खत्म कर दिया जाएगा और इसे स्टेट बना दिया जाएगा। अरे दिल्ली में भी डिमांड चल रही है पिछले कई सालों से कि दिल्ली की पावर्स को बढ़ा दिया जाए, इसे स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। तो अभी सरकारें कह रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ हम जल्दी ही दिल्ली को भी स्टेट का दर्जा दे देंगे। अरे चलो सर बची खुची पावर तो छीन ली। क्या दोबारा बोलो? बची कुची? दिल्ली के पास जो थोड़ी सी पावर थी वो भी ले ली, स्टेट क्या बनाएंगे? नहीं, किससे पावर ले ली? दिल्ली सर, अभी जो न्यू बिल राज्यसभा और लोग नहीं, देखो वो पता है क्या है, देखो एक पॉलिटिकल जो वॉर है वो एक अलग चलती है, तो वो एंटी है। दिल्ली में जो सरकार है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है। अब वो कोऑर्डिनेशन की कमी किसी भी वजह से रहे तो उस चक्कर में वो अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए ऐसे झगड़े हो जाते हैं। लेकिन ये कोई परमानेंट खेल नहीं है, ये तो टेम्परेरी है, जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएगी। अरे एक कंट्री के लेवल पर, एक स्टेट के लेवल पर, एक यूटी के लेवल पर 2-4 साल की घटना एक छोटा सा टाइम स्पैन है, तो ये परमानेंट नहीं है वॉर। पहले भी वॉर नहीं थी, पहले दिल्ली में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सेंटर में कांग्रेस की, बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता था। तो ये तो कुछ समय से बदला है, बिगड़ा है, आगे भी ठीक हो जाएगा। तो ये लंबा नहीं चलना झगड़ा। ऐसे समझो आपके घर में, अरे अभिषेक कितने भाई बहन हो जल्दी बताना और सही बताना। 2। बस 2 ही है, तो दो में भी झगड़ा होता है, 2 में भी झगड़ा होता है। एक हो तो झगड़ा किससे करेगा? 2, 3, 4 हो तो घर में झगड़ा करते हैं। लेकिन बच्चों झगड़ा ना कम बुद्धि वाला परिणाम होता है कि भाई समझ कम है तो छोटे छोटे बच्चे हैं झगड़ा करते हैं। अरे बड़े होने के बाद कहाँ झगड़ा होता है, समझ आ जाती है, अपनी रेपुटेशन खराब होगी, माता पिता को पता चलेगा, रिश्तेदारों को पता चलेगा, दोस्तों को पता चलेगा, हमारी इंसल्ट होगी। जब ये समझ आ जाती है तो झगड़े का खेल खत्म हो जाता है। तो ये जो पब्लिकली झगड़ा पता चल जाता है और एक सरकार दूसरी सरकार को, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सरकार बड़ी कौन छोटी, तो वो टेम्परेरी है, बच्चा बुद्धि है जो कल को जल्दी ही ठीक हो जाएगी, मैच्योरिटी लेवल आ जाएगा। क्लियर है अभिषेक? यस सर। तो आगे चल रहे हैं जी। तो हमारी बात चल रही थी आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, स्टेट की प्रोविजंस खत्म करके 2 यूटी बना दी, बट टेम्परेरी कंडीशंस लगाई हैं कि जल्दी ही वो, अब वो जल्दी का मतलब 2 साल 5 साल 7 साल, वो कब आएगा जल्दी वो पता नहीं। तो वापस आ रहे हैं जी। तो अब जम्मू एंड कश्मीर वाले लोगों को भी एक ही सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप। पहले डुअल राइट्स है उनके पास, ये याद हो गया? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। चिराग, हिना, क्लियर है? सिंगल सिटीजन। यस सर। Yes, sir. अब पेपर वाला पूछेगा सिंगल सिटीजनशिप हमने कौन सी कंट्री से बोरो करा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जल्दी बताओ। UK. यूके। कैग मैंने बता दिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बाय कैमरल पार्लियामेंट के 2 सिस्टम, लोअर हाउस अपर हाउस। लोअर हाउस बोले तो लोकसभा, अपर हाउस बोले तो राज्यसभा। याद कर लो, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, कभी भी आज तक डिसॉल्व नहीं हुआ। लोकसभा का टेन्योर 5 साल होता है, 5 साल होता है। अब हमने यूएसए से क्या क्या कैरी करे हैं, बोरोड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सर, हाँ बोलो जी, बोलो सर टोटल आर्टिकल्स कितने हैं एट प्रेजेंट? एट प्रेजेंट 365। अरे ये समय के साथ साथ बदलते रहते हैं पुराने। हेलो
नितिन बोलो आप कुछ बोलना चाह रहे हो? सर 448 नहीं है एट जितना प्रेजेंट। अरे कोई भी जीके की किताब उठाओगे ना तो उसमें जितना पुराना डाटा मिलेगा वो उतनी पुरानी बात करेगा। पहले 444 थे, फिर 448 हो गए, अभी 465 है, और 465 मैंने जहां से कैरी करा है अभी मैं अगर गूगल पे चेक करूंगा तो हो सकता है और ज्यादा नजर आ जाए। अरे हर बार हर पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर अमेंडमेंट्स आ जाते हैं और चीजें बदल जाती हैं। नितिन बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। तो ये तो समय के साथ साथ बदलता जा रहा है खेल। सर तो पेपर में अगर आएगा तो क्या पेपर टिक में करें? आर्टिकल की बात आज तक कभी पूछी नहीं है, कभी भी नहीं पूछी है। आपकी नॉलेज के लिए मैंने बात पूरी बोल दी है। ना आर्टिकल पूछे गए, ना ओरिजिनली पूछ सकता है क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है। शेड्यूल की बात पूछी गई है, ओरिजिनल कितने 8, अब कितने 12, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो रहे। अरे क्लियर है बच्चे? यस सर। हाँ जी, तो आगे चलेंगे जी। तो यूएसए से हमने क्या लिया? यूएसए का संविधान लिखा हुआ है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमने सबसे पहली बात कि हमारा संविधान लिखित होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। ये बात हमने कहाँ से कैरी करी है? बोरोड फीचर यूएसए से, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है। हमारे देश में ये जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, अरे वाइस प्रेसिडेंट के नाम से कोई काम नहीं होता, सिर्फ इसलिए पोस्ट बनाई जाती है। अरे क्वेश्चन याद आ रहा है बढ़िया सा। अरे प्रेसिडेंट सबसे बड़ा आदमी हिंदुस्तान में, अगर पॉपुलेशन सेंसस हो तो सबसे पहला आदमी जिसके घर में जाके डाटा कलेक्ट करेंगे वो कौन होता है? मैंने पीछे बताया था, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट होता है। सबसे बड़े एक्चुअली में कोई भी छोटा आदमी है तो उसको शपथ कौन, प्रधानमंत्री को ओथ कौन दिलाता है? जल्दी बोलो बच्चों। प्रधानमंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा, इन सबको शपथ कौन दिलाता है? सबसे बड़ा आदमी यानी प्रेसिडेंट। लेकिन जब प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो मेरा क्वेश्चन है पूरी क्लास से, बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीफ वाइस जस्टिस। प्रेसिडेंट। ये हिना ने बोला है क्या आंसर? सर प्रेरणा। प्रेरणा बिल्कुल ठीक बोला है भैया। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैं वापस आ रहा हूँ, प्रेसिडेंट को कल को, हाँ ये ऑफिसियो का मतलब क्या होता है भैया? क्या दोबारा बोलो? ऑफिसियो। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन का मतलब है एक्चुअली में, अरे राज्यसभा का चैनल है, टीवी में चैनल पे देखोगे तो जो राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स है, जो कार्यवाही है, वो कार्यवाही जो हेड सीट पर बैठा हुआ है वो चला रहा है। तो वहां पर आपको वाइस प्रेसिडेंट बैठा हुआ ही नहीं, नॉर्मली बैठा हुआ नहीं मिलेगा। तो वहां पर वाइस प्रेसिडेंट एज ए एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, अरे जिसे बोलते हैं ना नाम का, हेड सीट उसकी होती है, लेकिन वो फर्दर अपने आगे कुछ बंदे अपॉइंट कर देता है और कहता है भैया मैं अवेलेबल ना हूं तो आपको ये सारी कार्यवाही सदन की चलानी है। तो वो भैया ऑफिसियो वर्ड का मतलब? ऑफिसियो का मतलब ऑफिस, ऑफिस का हेड है, हेड है। कौन सा ऑफिस? अपर हाउस का, यानी राज्यसभा का हेड है, वो हेड सीट पर बैठेगा। अरे क्लियर है बच्चे? हाँ। अरे आजकल वाइस प्रेसिडेंट कौन है जरा बताना पूरी क्लास, जल्दी जल्दी बोलो। वेंकैया नायडू। हाँ अरे प्रेरणा की तैयारी बढ़िया चल रही है बच्चों। वेंकैया नायडू, आए ना, रिपीट करो। वाइस एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चल रहे हैं आजकल। हाँ जी, तो मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट के लिए बता रहा था। वाइस प्रेसिडेंट का काम सिर्फ इतना ही होता है कि प्रेसिडेंट अपने रिजाइन कर दे, महाभियोग उसके ऊपर लग जाए, इम्पीचमेंट प्रोसेस लग जाए, भ्रष्टाचार के, करप्शन के एलिगेशन लग जाए उसके ऊपर, अनसाउंड, मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ऊपर चला जाए, तो बड़ी पोस्ट है, कोई भी कानून नहीं बन सकता उसकी एब्सेंस में, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, बस इतना ही काम है। अदरवाइज वो अपर हाउस की प्रीसीडिंग्स को चलाता है और उसी काम से उसे सैलरी मिलती है। अरे मैंने याद कराया था सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, आसिफ 4 लाख। ना ना, अरे बच्चे प्रेसिडेंट की सैलरी पूछ रहा हूँ। 5 लाख। ये गड़बड़ क्यों कर देते हो? याद कराया बच्चों, 5 लाख रुपीज पर मंथ। यस, प्रेसिडेंट की सैलरी से टैक्स कटता है या नहीं? टैक्स तो कटेगा ही अरे कोई भी पैसा कमाएगा और वो, अरे इनकम टैक्स एक्ट तो लागू होगा ही होगा ना। तो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस हैं कि अगर आपकी कमाई इससे ज्यादा है तो टैक्स कटेगा ही कटेगा। 5 लाख रख, अरे पूरे साल की एनुअल इनकम 5 लाख है तो टैक्स फ्री है, उससे ऊपर है तो स्लैब चलते हैं, स्लैब 10%, फिर 10 लाख से ऊपर है तो 20%, फिर उससे ऊपर है तो 30%, तो कटेगा ही कटेगा टैक्स। ओके सर।
और जब टैक्स कटता है तो इनकम जो सैलरी, अरे जो 5 लाख रुपया कैश मिल रहा है वो सैलरी वो थोड़ी ना है, सैलरी में जोड़ा जाता है सारे अलाउंसेस, सारे परक्विजिट्स, जो मकान, इतना बड़ा राष्ट्रपति भवन मिला है उसकी भी वैल्यू निकाल के उनकी सैलरी में जोड़ी जाती है। जितने अलाउंसेस, गाड़ियां जोड़ेंगे तो करोड़ों रुपए का बनेगा अमाउंट, तो फिर उसके ऊपर टैक्स लगेगा। वापस आते हैं जी, हिंदुस्तान का इनकम टैक्स एक्ट कब अनाउंस हुआ था, कोई बताएगा ईयर? पूरी क्लास। इनकम 1951 कौन बोला? अभिषेक दोबारा। 1951 नहीं, इनकम टैक्स एक्ट हिंदुस्तान में कब आया? उससे पहले हिंदुस्तान में इनकम के ऊपर टैक्स ही नहीं लगता था। आजादी के बाद एकदम सिस्टम तैयार नहीं हुआ, इट विल टेक सम टाइम। 1951 में वो आया था पेंशन वाला एक्ट, और 1961 में शायद ये आया था। 61 है, 1961 इनकम टैक्स एक्ट कब आया बच्चों? 1961। वापस आते हैं जी, तो ये यूएसए से हमने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वाली बात कैरी करी है, और इनको काम क्या दिया कि ये अपर हाउस को प्रिजाइड करेंगे। आए ना, ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. आए ना बता रही है। अभी प्रेसिडेंट की सैलरी आप लोगों ने रिवाइज करी, 5 लाख रुपया पर मंथ बताई। अब वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कितनी होती है? आए ना, याद कराया मैंने? Sir, अभी याद नहीं। अरे आसिफ बोलो। 4 lakh. 4 लाख रुपए पर मंथ, ये कैश है। उसके अलावा दुनिया भर की चीजें, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, सबने सीईओ समझा है मेरे पास 12th क्लास में, तो मालूम है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज वाइडर कंसेप्ट है। तो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी जीके का क्वेश्चन है, 4 लाख रुपए पर मंथ। और प्रेसिडेंट की सैलरी आए ना 5 lakh per month. 5 लाख पर मंथ। यूएसए से हमने और क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स। अरे फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिना बता रही है फंडामेंटल राइट्स कितने ओरिजिनली? संख्या सर 7 थे। 7। और वक्त बदलने पर विनोबा भावे ने हिंदुस्तान में रिवोल्ट चलाया, सत्याग्रह चलाया आजादी के बाद, नाम था भूदान आंदोलन। हिना बोलो मैंने क्या बोला है? भूदान आंदोलन। भू का मतलब भूमि, दान का मतलब दान दो। किसको कहा? जमींदारों को। अरे अंग्रेजों ने लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम इंपोज कर रखा था, पूरे गांव की जमीन जमींदार की होती थी, बाकी सब लैंडलेस लेबरर्स। इस एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने के लिए उन्होंने जमींदारों से अपील करी कि अपनी जमीन, जो लैंडलेस लेबरर्स इतने सालों से, इतने समय से खेती कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और खाने का 2 वक्त का राशन नहीं मिलता उन्हें, उनको जमीन दान दे दो, उनके नाम जमीन कर दो। ऐसा आंदोलन, ऐसा सत्याग्रह चलाया था बाय विनोबा भावे। आंदोलन का नाम भूदान आंदोलन, जिसके चलते हिंदुस्तान में फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी सस्पेंड कर दिया और उसे लीगल राइट बना दिया। राइट आज भी है, लीगल राइट, आर्टिकल 300A। आपकी कोई जमीन है, आप उसके मालिक हो तो कोई छीन नहीं सकता आपसे, लेकिन सरकार को देश के बेनिफिट के लिए सड़कें बनानी है, इंडस्ट्री को देनी है, तो सरकार जमीन का एक्वायर कर सकती है, लैंड को एक्वायर कर सकती है। तो भैया पुराने ज़माने में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट? अभी आपने बोले 7, बाद में एक राइट खत्म हो गया, नाम याद कर लो जो राइट खत्म हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसके चलते आजकल कितने फंडामेंटल राइट हैं? नितिन डोगरा 6। आजकल कितने राइट हैं बच्चों? हिना 6। सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम है, ये हमने कहाँ से कैरी करा है? यूएसए से। तो ये याद करना है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट, और जो संविधान हमने लिखा है, ये फीचर्स हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कैरी करे? यूएसए से। भैया आज का नाम रशिया, पुराना नाम यूएसएसआर। अरे पेपर में वो यूएसएसआर की जगह रशिया लिख सकता है, क्योंकि आज तो रशिया ही है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज, ये इंपॉर्टेंट आया हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या पूछना चाहूंगा हिना से, हमारे देश में। हाँ बोलो सर। अभी तो 11 है, पहले 10 थे। पहले 10 थे, अब 11 है। फंडामेंटल ड्यूटीज तो सिर्फ अधिकार नहीं मिले हमें बाय बर्थ कि हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो आपके अधिकार है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कौन सी कंट्री से कैरी करी? यूएसएसआर। और उसकी जगह आज वो नाम चेंज करके क्या लिख सकता है? रशिया। संख्या याद कर लो, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 10 थी, अभी कितनी है? चिराग जल्दी जल्दी बोलो।
11. 11। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिए कॉन्करेंट लिस्ट, पूरी क्लास आए ना, ये पता है कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? यस सर, जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों ही देखते हैं मैटर जो जो उसमें आ रहे हैं। थोड़ा सा ये चर्चा करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट क्या। तीन लिस्टें हैं हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लिस्ट 1 को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3, अरे 3 यहाँ लिखा नहीं है, लिस्ट 3 को क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट। याद कर लो, लेवल आगे पीछे नहीं कर सकते। लिस्ट 1 बोले तो यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 बोले तो स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 बोले तो कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट 1 में 97 सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, चीजें समझाना चाह रहा हूँ। 97 सब्जेक्ट्स, इन 97 सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है। आए ना, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। 97 सब्जेक्ट्स, ये बस 97 सब्जेक्ट्स याद करने हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है। लिस्ट 2 में 66 सब्जेक्ट लिखे हुए थे जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ स्टेट को था। और एग्जांपल ले लेता हूं, किसी भी स्टेट में जो सड़कें होती हैं, पुलिस होती है, पुलिस का सिस्टम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। कोई दूसरी स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकती। स्टेट की सड़कों की डेवलपमेंट है, ये सिर्फ स्टेट का मैटर है। स्टेट की गवर्नमेंट जितनी डेवलपमेंट करना चाहे करेगी, नहीं पैसे नहीं है तो नहीं करेगी। ऐसे ही कॉन्करेंट लिस्ट में ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट्स थे जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन दोनों कानून बना दें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून ज़्यादा इफेक्टिवली एप्लीकेबल होगा। एग्जाम्पल ले लेता हूं कॉन्करेंट लिस्ट का, एजुकेशन। स्टेट ने अपने हिसाब से, यूपी ने यूपी बोर्ड अपना अलग बना रखा है, बिहार ने बिहार बोर्ड बना रखा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का सीबीएसई अलग चल रहा है ऑलरेडी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए नियम ज़्यादा इफेक्टिव हैं, उसकी ज़्यादा मान्यता होती है, ज़्यादा वैल्यू होती है। तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड से ज़्यादा वैल्यूएबल है सीबीएसई। अरे बात समझ में आ रही है आदित्य देव? आसिफ, बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। तो भैया वक्त बदलने के बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या करा, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट थे, उसमें से 5 सब्जेक्ट निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए। और अब एट प्रेजेंट कॉन्करेंट लिस्ट में एट प्रेजेंट 52 सब्जेक्ट्स हैं और स्टेट लिस्ट में 61 हो गए हैं। ये याद करने का काम है। और यूनियन लिस्ट में वही है 97। आए ना, याद होगा ये सब्जेक्ट्स? पूछूंगा अगले क्लास में। यस सर। 97 सब्जेक्ट्स एट प्रेजेंट। स्टेट में ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट, 5 कम करके कहाँ शिफ्ट कर दिया? कॉन्करेंट लिस्ट में। पहले 47 थे, 52 हो गए। याद हो गया बच्चे? यस सर। तो भैया ये कॉन्करेंट लिस्ट अभी बताया मैंने। अनन्या बताओ, कॉन्करेंट लिस्ट में आजकल कितने सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार सेंटर और स्टेट दोनों के पास है? अनन्या? 52। तो एक बार दोबारा बताना। मैंने कहा है कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है जिसपे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को है? अरे अभी तो याद कराया 52। अरे स्लाइड ये चल रही सामने, 52। आए ना, याद हो गया? यस सर। आगे चलता हूँ। तो कॉन्करेंट लिस्ट का फीचर हमने कौन सी कंट्री से करा, ये बताओ जल्दी से। आए ना? ऑस्ट्रेलिया। तो हमने कॉन्करेंट लिस्ट का ये फीचर कहाँ से कैरी करा? ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से हमने क्या? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अरे इमरजेंसी की चर्चा एक बार दोबारा कर लेते हैं, बताया पहले भी है लेकिन अब लिखा हुआ दे रहा हूँ सारा। इमरजेंसी हिंदुस्तान में 3 प्रकार की, आर्टिकल 352 याद कर लो, नेशनल इमरजेंसी। हिंदुस्तान में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है। मुझे ईयर चाहिए, पूरी क्लास को बताना चाहे। 1962 चाइना से वार में, 1971 पाकिस्तान से वार में, और एक बार और लगी थी 75। ए बच्चे ये गड़बड़ झाला क्यों हो जाता है? 75 नहीं है, 65 है। याद कर लो 3 बार। 1962 अभी अभी बोला है, चाइना अटैक। चाइना अटैक, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एरिया चाइना ने कब्जे में ले लिया।
और इस बात का फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाना चाहा। उसे लगा कि हिंदुस्तान बहुत कमज़ोर हो गया है, रिसोर्सेज इतने सारे वॉर में लग जाते हैं, तो भैया अच्छा मौका है। और हिंदुस्तान के ऊपर 1965 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया कि भैया हम भी कब्जा कर लेंगे बहुत बड़ा एरिया। लेकिन बात उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई। हमारी आर्मी लाहौर तक, पता है आपको, लाहौर तक चली गई थी। ये तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेशर आ गया और हमें अपनी आर्मी वापस बुलानी पड़ गई। और हम भी सीधे थे, यस सर। हम भी सीधे थे। तो 1965 में पाकिस्तान अटैक, और 1971 में बोलो बच्चों, ये बांग्लादेश बना है। बांग्लादेश बना दिया। बांग्लादेश बना दिया। नेशनल इमरजेंसी 3 बार नेशनल इमरजेंसी। आगे चलते हैं जी। फंडामेंटल, मैं बताना चाह रहा था, नेशनल इमरजेंसी बोले तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, सिर्फ एक राइट छोड़ दिया जाता है, जिंदा रहने का अधिकार। नेशनल इमरजेंसी का सस्पेंशन कब होता है? ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। इसके अलावा 2 बातें और बताई थी, आर्टिकल के साथ याद कर लो बच्चों। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, इसका एक और नाम है, कौन बताएगा? स्टेट इमरजेंसी बोले तो गवर्नर रूल। अन्य स्टेट इमरजेंसी बोले तो गवर्नर रूल। गवर्नर रूल। तो भैया हिंदुस्तान में जहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर सही ढंग से नहीं चलता, तो भैया गवर्नर रूल लगा देते हैं और वहाँ के चीफ मिनिस्टर को, वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है। या तो वहाँ कोई लीडर ही ऐसा ना हो, या इतने सारे मेंबर्स ही अवेलेबल ना हो, तो फिर वो गवर्नर रूल लगा देते हैं। अरे पीछे आपको मालूम है महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में जो पिछला इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में जो विनिंग पार्टी थी, उनमें डिबेट हो गई कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। अरे बात अब पता नहीं आपको पता चलता है नहीं चलता है। तो पिछले इलेक्शन में 2 पार्टियों ने मिलकर महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ा, सबसे ज्यादा सीटें आई। जब सीटें आई, हाँ मैं देखो पार्टी का नाम बिना लिए बोल देते हैं, सबसे ज्यादा सीटें आई 2 पार्टी को, तो भैया उन्हीं का एक आदमी चीफ मिनिस्टर बनना था। तो उनमें झगड़ा हो गया कि चीफ मिनिस्टर तेरा, चीफ मिनिस्टर मेरा। तो इस झगड़े के चक्कर में वहाँ गवर्नर रूल लग गया, गवर्नर रूल लगा दिया, और फिर दूसरी पार्टियों ने मिलकर फिर वहाँ सरकार बना ली। तो भैया पूरे हिंदुस्तान में कई स्टेट्स में गवर्नर रूल लग चुका है, इवन दिल्ली में भी गवर्नर रूल लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा J&K, सेकेंड नंबर पर पंजाब में। आगे चलते हैं जी। स्टेट इमरजेंसी या गवर्नर रूल, आर्टिकल 356। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, याद करा दिया है। कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा था? 20 से 30 साल पहले पंजाब भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल था ना, जम्मू कश्मीर की तरह। वो एक्चुअली में क्या हुआ, अब उसकी भी स्टोरी है। इंदिरा गांधी ने एक विशेष प्रकार का ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन का नाम है ब्लू स्टार ऑपरेशन। अब डिटेल में नहीं जाएंगे ज्यादा। ब्लू स्टार चलवा दी थी। हाँ, तो उसके चक्कर में वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था वहाँ कोई और एक अलग देश अब ये बड़ी लंबी कहानी है। एक अलग देश, भिंडरा वाला आदमी का नाम है, पीछे से फंडिंग आ रही थी कनाडा, अब कई कंट्रियों से फंडिंग आ रही थी, कनाडा से सबसे ज़्यादा आ रही थी फंडिंग। तो वहाँ एक अलग देश बनाने की बात हो रही थी, नाम था, अब डिटेल पर ना जाए तो ज़्यादा अच्छा, खालिस्तान बनाने की बात हो रही थी। तो नेता थे, फंडिंग थी, तो ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया, बहुत सारे उसमें निहत्थे लोग भी मारे गए, जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था वो भी। अरे आपने माचिस पिक्चर देखी होगी ना, कुछ आइडियोलॉजी, बच्चे कह रहे पिक्चर देखते ही नहीं है। अरे उसको ही रिफ्लेक्ट करने के लिए मूवीज भी बनी है। अरे किसी ने देखी है माचिस? हे भगवान, पिक्चर का नाम पता है कोई पिक्चर? आसिफ? नहीं पता भैया। नहीं। तो ऐसी कुछ घटनाएं घटी थी, उसके चक्कर में ना पंजाब में पुलिस को स्पेशल राइट्स दे दिए गए थे गोलियां चलाने के, लोगों को मारने के, और उसमें बहुत सारे जो दोषी नहीं थे उनको भी शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया था, और बड़े सारे लोग वो मारे गए जिनका कोई कसूर नहीं था, जिसके चलते वहाँ के लोगों में रोष हो गया। रोष समझते हो ना आसिफ? रोष, गुस्सा। हाँ भैया। और इसके चलते इंदिरा गांधी को गोली मारी गई थी। अरे समझ में आ रहा है बच्चों? ये एक के साथ एक चीजें जुड़ी हुई हैं। अरे बोलते ही नहीं कोई। यस सर, फिर दिल्ली में दंगे हो गए थे। खाली दिल्ली क्यों, बहुत सारी जगह दंगे हुए थे। तो भैया समय की लिमिटेशन, हाँ दिल्ली में तो बहुत ज्यादा हुए थे। तो अभी समय की लिमिटेशन बच्चों, टॉपिक अगली क्लास में आगे चलाएंगे यहाँ।